नमस्कार और स्वागत है आपका स्टडी मेधा एकेडमी में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। हमारे देश के इतिहास में इस घटना का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये युद्ध अंग्रेज़ों से अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए पहला बड़ा प्रयास था। वैसे छोटे मोटे विद्रोह इससे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन पहला एक संगठित प्रयास जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में रहा, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हुआ। तो इस तरह का पहला प्रयास था ये, इसलिए इसको फर्स्ट वार बोलते हैं, पहला युद्ध कहते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता का पहला युद्ध। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस युद्ध को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। इसे सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है, इंडियन रिबिलियन कहा जाता है, भारतीय विद्रोह या फिर इंडियन म्यूटिनी कहा जाता है। तो ये कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सभी चीज़ों का घालमेल यही है, सभी चीज़ों की समरी यही है कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत मानी जाती है। मंगल पांडे की मृत्यु के बाद इस जो विद्रोह है, ये जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसकी शुरुआत मानी जाती है। लगभग 1 नवंबर 1858 तक ये चला। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे इतिहासकार इस पे एक मत नहीं है, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इस बात पे एक मत है कि यह युद्ध 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 तक चला था। अब ये 1 नवंबर का आंकड़ा क्यों आता है ये आपको आगे पता चलेगा। तो ये आपको डेट्स जरूर याद रखना चाहिए, 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858, 10 मई 1857 टू 1 नवंबर 1858। आप देख रहे हैं कि ये 1 साल से भी करीब 1.5 साल तक ये युद्ध चला था। यह युद्ध मुगल एम्परर, आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में लड़ा गया था। यह युद्ध जब हुआ था तो वैसे तो ये एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जब अपनी हमारी तरफ से, जो इंडिया की तरफ से जो पार्टी थी वो ऑर्गेनाइज हो गई थी और एक संगठित तरीके से इस लड़ाई को लड़ रही थी, तब उन्होंने मुगल एम्परर, आखिरी मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। इसका कारण ये भी था कि वो मुगल एम्परर थे और पूरे देश को, या फिर देश के अधिकतर क्षेत्रों में जहाँ पर उनका प्रभाव था, उसे यूनाइट करने में सहायक सिद्ध हो सकते थे। तो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की अगुवाई में ये युद्ध लड़ा गया था। कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम अब हम लोग जान लेते हैं जो कि इंडियन साइड से थे और कुछ जो ब्रिटिश साइड से थे। तो भारतीय साइड से देखा जाए तो सिपाही म्यूटिनियर्स, जो कि अलग अलग सिपाही थे जिन्होंने अपनी जान दी, अपनी लाइफ दी इस विद्रोह में, उन सभी का बड़ा योगदान रहा। मुगल्स का योगदान रहा, जिसमें से बहादुर शाह जफर और उनके बेटे मिर्ज़ा मुग़ल, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ग्वालियर रियासत के सेना के कुछ हिस्से के लोगों ने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। रानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन भूल सकता है, और तात्या टोपे, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर्स थे जो इस लड़ाई में लड़े। मराठास लड़े, जिसमें नाना साहब पेशवा ने उनकी अगुवाई की थी। बेगम हजरत महल और बिरजिस कद्र, जो उनके बेटे थे, ये दोनों अवध की तरफ से इस लड़ाई में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जगदीशपुर से राजा कुंवर सिंह इस लड़ाई में आए और बहुत ही श्रद्धा से उनका नाम याद किया जाता है। दृग नारायण सिंह तुलसीपुर उत्तर प्रदेश से इस लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, रेवाड़ी के राव तुलाराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं इस लड़ाई में। पीसेंट रेबिलियन जो हुआ था, किसान विद्रोह या मजदूर विद्रोह जिसे कहा जाएगा, इसमें बाबा शाहमल ने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। उनका पूरा नाम था बाबा शाहमल तोमर।
कमांडर इन चीफ जो कि अफगान युद्ध में भी लड़े थे, बख्त खान, इनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि इन्होंने लड़ाई में थोड़ी देर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इनका जो रणनीति था बहुत काम आया। मथुरा के राजा देवी सिंह और मेरठ के राजा कदम सिंह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स थे जो इंडियन साइड की तरफ से लड़े। अब ब्रिटिश साइड की ओर से देखते हैं, जॉर्ज एंसन बहुत इंपॉर्टेंट, पैट्रिक ग्रांट, ये सारे मिलिट्री जनरल्स थे। कॉलिन कैम्बल, ये अलग अलग स्थानों पर इन्होंने विद्रोह को दबाया। तो ये जॉर्ज एंसन, पैट्रिक ग्रांट, कॉलिन कैम्बल एक साथ नहीं लड़ गए, एक ही जगह पे नहीं लड़े, बल्कि अलग अलग जगह पे इन्होंने विद्रोह को दबाने का काम किया। जॉन निकलसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम। जंग बहादुर राणा नेपाल के महाराजा थे उस समय, उन्होंने ब्रिटिश साइड लिया, हालांकि उन्होंने कुछ हद तक इंडियंस की भी मदद की। सर ह्यूज रोज, कौन भूल सकता है इनका नाम। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी जो लड़ाई थी वो इन्हीं के खिलाफ लड़ी थी। तिब्बत के अधिकतर शासन और प्रशासन ने ब्रिटिश का साइड दिया था। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि 21 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे भी थे जो भारतीय थे लेकिन वो ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे। 21 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे। ये कौन कौन से थे? अजयगढ़, अलवर, भरतपुर, भोपाल, बिजावर, ये जो अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है, बीकानेर, बूंदी, हैदराबाद, जयपुर, जावरा, जोधपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर, केंदुझार, नाभा, पटियाला, रामपुर, रीवा, सिरमौर, सिरोही, उदयपुर, मैसूर और ट्रवनकोर। ये इतने जो थे, ट्रवनकोर यानी ये साउथ इंडिया हो गया। तो ये इतने 21 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे। भारत की यदि हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड भारत, पूरे भारत की बात नहीं भी करें, तो ये जो सिपाही विद्रोह था, जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसके फेल होने का भी एक बहुत बड़ा कारण था कि बहुत से जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ब्रिटिश साइड की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई। इस लड़ाई की शुरुआत के बारे में एक बहुत ही एडवेंचर वाली स्टोरी है, एक बहुत ही सनसनीखेज स्टोरी है। आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा। मंगल पांडे वो थे जिन्होंने आज़ादी की पहली गोली चलाई थी, जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि अपनी आज़ादी के लिए लड़िए, चाहे आपको जान देनी पड़े। मंगल पांडे जो थे वो हमारे इतिहासकारों में सर्वसम्मति से माने जाते हैं कि ही वॉज द पर्सन हु शॉट द फर्स्ट बुलेट ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 87। हालांकि 10 मई से ये लड़ाई 10 मई 1857 से चालू मानी जाती है, लेकिन उससे पहले ये लड़ाई ऑर्गेनाइज्ड रूप में नहीं थी। ये लड़ाई कुछ इस तरह से थी कि मंगल पांडे की लड़ाई बाकी सभी से थी। मतलब एक तरफ सिंगल एक व्यक्ति है, बाकी लोग उसके सपोर्ट में हैं लेकिन वो एक्टिव सपोर्ट में नहीं है, और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट है। मंगल पांडे एक सिपाही थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में, जो कि उस समय बैरकपुर में उनकी छावनी थी। हुआ ये कि मंगल पांडे, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को एक ब्राह्मण फैमिली में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जो इन्होंने विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसकी सज़ा के तौर पे इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी, और 10 मई को करीब एक महीने बाद ये विद्रोह जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है वो चालू हो गया था। एक महीने का समय इसलिए लिया गया था क्योंकि सभी जो विद्रोही थे, सभी जो सैनिक थे जो विद्रोह करना चाहते थे, सभी ने आपस में एक महीने का समय लिया था ताकि वो इसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर सकें, प्लान कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें आपस में। तो 29 वर्ष की उम्र में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अब ये इनकी पूरी हम लोग कहानी जान लेते हैं क्या हुआ था। इन्होंने 1849 में 22 वर्ष की उम्र में बंगाल आर्मी ज्वाइन की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। बंगाल आर्मी के एक सिपाही के रूप में इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में ये आर्मी ज्वाइन की थी। 1857 के मार्च में 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को ऐसा पता चला, सिपाहियों को ऐसा पता चला कि एनफील्ड राइफल, न्यू एनफील्ड राइफल जो है वो सैनिकों को दी जाएगी। ये नई एक टेक्नोलॉजी आई है राइफल में जिसको एनफील्ड ने बनाया है। तो एनफील्ड राइफल जो थी वो इंस्टॉल होने वाली थी, वो सभी सैनिकों को यूज़ करनी थी। और ये जो एनफील्ड राइफल था, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से था कि इसका जो कारतूस था
वो ग्रीस्ड था विथ बीफ एंड पोर्क फैट, यानी उसमें गाय का भी फैट था, गाय की भी चर्बी थी, और उसमें पोर्क यानी सूअर की भी चर्बी थी। तो इसके कारतूस में इस तरह की ग्रीसिंग की गई थी कि उसकी ग्रीसिंग में गाय और सूअर इन दोनों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। जब ये चीज़ पता चली तो इंडियन लोग जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनको ऐसा लगा कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की जा रही है। और उस समय ये तो खैर था ही, तो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए अंग्रेज गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती भी थी। तो वो बाई हुक और बाई क्रूक, सही तरीके से या गलत तरीके से क्रिश्चियनिटी को फैलाने में लगे हुए थे। तो ये एक डर बैठा हुआ था हिंदूज़ में भी और मुस्लिम्स में भी कि उनका धर्म भ्रष्ट करवाने की कोशिश की जाती है। और जब एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें गाय और सूअर इन दोनों की चर्बी का उपयोग किया गया है, ऐसा बताया गया, ऐसा पता चला, तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों नाराज हुए। दिस इंफॉर्मेशन इग्नाइटेड बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी। अब हिंदूज इसलिए नाराज हुए क्योंकि गाय को पवित्र मानते हैं, गाय की चर्बी को मुंह से नहीं लगा सकते। एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था उसको मुंह से अनलॉक करना पड़ता था, तो दांत से पकड़ के उसको अनलॉक करना पड़ता था, तब जाके वो कारतूस जो था वो उसको फायर कर सकते थे। अब हिंदूज तो इसलिए नाराज थे क्योंकि गाय की चर्बी को मुंह से नहीं लगा सकते थे। मुस्लिम्स इसलिए नाराज थे क्योंकि वो सूअर को हराम मानते हैं, तो सूअर की चर्बी को भी वो मुंह से नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों एक साथ नाराज हो गए। अब ये एक जनरल फीलिंग बैठ गई कि ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने जानबूझ के ये काम किया है। द जनरल फीलिंग वॉज दैट द ब्रिटिश हैव इंटेंशनली डन इट। ये एक जनरल फीलिंग आ गई। अब हुआ क्या, 34th बंगाल इन्फेंट्री के कमांडर जो थे वो एक क्रिश्चियन प्रीचर भी थे। वो कमांडर तो थे ही सेना में, लेकिन वो एक क्रिश्चियन प्रीचर भी थे। प्रीचर का सेंस यहाँ पे ये है कि वो चर्च की सहायता से लोगों को धर्मांतरण भी करवाते थे। और ये जब ऐसा कमांडर किसी भी टुकड़ी का होगा तो ये गलतफहमी फैलना एक और स्वाभाविक सी चीज़ हो जाती है कि ये गलतफहमी को और बल मिल गया। तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही इस राइफल को बायकॉट करना चाहते थे। हिंदूज एंड मुस्लिम्स वांटेड टू बायकॉट दिस राइफल, बट वेरी सून द ऑफिसर्स केम टू नो अबाउट इट। हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों चाहते थे कि इस राइफल को इंट्रोड्यूस न किया जाए, इसको बायकॉट करना चाहते थे। हालांकि कोई बड़ी आवाज़ नहीं सामने आई, लेकिन बहुत ही जल्दी जो अंग्रेज अफसर थे उनको पता चल गया कि एनफील्ड राइफल की कारतूस को लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों में दोनों में ही असंतोष है। तो उन्होंने अपने कमांडर से, जो सैनिकों के साथ कम्युनिकेट करते थे, उनसे ये जानकारी ली कि ये मामला क्या है। इस जानकारी को ली गई, कई लोगों से बातचीत की गई। अब आया 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1957 को मंगल पांडे ने दूसरे सिपाहियों से कहा कि आप हमारा साथ दें और हम इस एनफील्ड राइफल की मुखालफत करते हैं, हम बगावत करेंगे यदि ये एनफील्ड राइफल वापस नहीं ली जाएगी। ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे अर्ज्ड अदर सिपॉयज टू रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश टू सेव देयर कल्चर, ताकि संस्कृति बची रहे। तो बगावत करना इसलिए था ताकि संस्कृति बची रहे, धर्म भ्रष्ट न हो जाए। ऐसा एक माहौल जो है वो मंगल पांडे ने बनाना चाहा, लोगों से उन्होंने सहायता मांगी। उस समय जो उनकी टुकड़ी के लीडर थे लेफ्टिनेंट बाग, तो लेफ्टिनेंट बाग ने ये इन्फॉर्मेशन जब प्राप्त की, जब उनको ऐसा पता चला कि मंगल पांडे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने इनडिसिप्लिन के रूप में लिया। अब लेफ्टिनेंट बाग को क्या पता चला, क्या उनको इन्फॉर्मेशन मिली? उनको इन्फॉर्मेशन ये मिली कि मंगल पांडे भांग के नशे में लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बगावत करिए हमारे साथ, और अंग्रेज सरकार और अंग्रेज अफसरों को भला बुरा कह रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन लेफ्टिनेंट बाग को दी गई। ये बताया गया कि लेफ्टिनेंट बाग को कि मंगल पांडे ही वॉज
इंटॉक्सिकेटेड विद भांग, तो वो भांग खा के इंटॉक्सिकेट हो गए हैं, भांग खा के, भांग के नशे में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ लेफ्टिनेंट बॉग ने इनडिसिप्लिन के रूप में ली। अब उन्होंने क्या काम किया, ही इमीडिएटली रीच्ड द प्लेस ऑफ इंसिडेंट। तो लेफ्टिनेंट बॉग को ये जानकारी पता चली, उनको ये भी जानकारी पता चली कि ही वॉज ऑल्सो थ्रेटनिंग द यूरोपियंस टू किल, यूरोपियंस को मार देंगे ऐसा भी कह रहे हैं मंगल पांडे। तो तुरंत लेफ्टिनेंट बॉग जो है वो उस प्लेस पर पहुंचे जहां पे मंगल पांडे थे और ये सब चल रहा था। तो लेफ्टिनेंट बॉग ने उस समय मंगल पांडे को चैलेंज किया, तो उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉग को सरेंडर करने के लिए कहा। व्हेन लेफ्टिनेंट बॉग आस्क्ड हिम टू सरेंडर, मंगल पांडे फायर्ड एट हिम बट ही वाज सेव्ड। तो जब लेफ्टिनेंट बॉग ने मंगल पांडे को कहा कि आप सरेंडर करें, उस समय मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने फायर कर दिया। यही थी आज़ादी के लिए पहली गोली। तो उन्होंने फायर किया, लेकिन लेफ्टिनेंट बॉग मरा नहीं और लेफ्टिनेंट बॉग को गोली सही लगी नहीं। तो गोली जो है उनके बगल से निकल गई लेफ्टिनेंट बॉग के, और एक हॉर्स राइडर को लगी और हॉर्स राइडर जो है वह वहीं पर ज़मीन पे गिर गया। तो बॉग जो है, लेफ्टिनेंट बॉग, उसने अपना तलवार निकाला और मंगल पांडे पे उसने हमला किया, लेकिन मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉग का सामना किया और अब इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। ऐसे समय पर एक और सिपाही थे उस समय सेना में, ब्रिटिश सेना में, जिनका नाम था शेख पलटू। तो शेख पलटू ने मंगल पांडे से बाघ को छुड़ाने के लिए, लेफ्टिनेंट बॉग को छुड़ाने के लिए बाघ की सहायता करते हुए बाघ को बचा लिया, लेफ्टिनेंट बॉग को बचाया। शेख पलटू ने लेफ्टिनेंट बॉग को बचाया और मंगल पांडे के खिलाफ उस समय उन्होंने ये लड़ाई का प्रदर्शन किया। अब यहाँ पर क्या हुआ था, मेजर ह्यूसन जो कि और ऊपर के एक अधिकारी थे, उनके पास ये जानकारी पहुंची कि वहाँ पर लड़ाई हो रही है, मंगल पांडे और लेफ्टिनेंट बॉग के बीच में गुत्थम गुत्था हो रहा है, लड़ाई हो रही है और किसी की जान भी जा सकती है, लड़ाई इस लेवल पे है। तो मेजर ह्यूसन ने एक जमादार जिनका नाम था ईश्वरी प्रसाद, उसको ऑर्डर किया कि मंगल पांडे को अरेस्ट करो, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने रिफ्यूज़ कर दिया। बट ईश्वरी रिफ्यूज्ड, ईश्वरी प्रसाद ने मना कर दिया कि मैं मंगल पांडे को गिरफ्तार नहीं करूंगा। लेकिन बाघ जो थे वो और सेनाओं को बुला चुके थे और लोगों को बुला चुके थे, और मंगल पांडे ने दोबारा से बाघ के ऊपर, लेफ्टिनेंट बाघ के ऊपर फायर किया। लेकिन इस समय शेख पलटू ने मंगल पांडे को कैप्चर कर लिया। लेकिन जब उनको कैप्चर किया गया, कुछ लोगों ने, शेख पलटू और कुछ लोगों ने मंगल पांडे को पकड़ लिया, तो उस समय मंगल पांडे के जो समर्थक विद्रोही थे, जो समर्थक सैनिक थे, उन्होंने शेख पलटू को कहा कि मंगल पांडे को छोड़ दें, लेकिन मंगल पांडे को नहीं छोड़ा गया। उस समय स्थिति कुछ ऐसी थी कि फोर्स हैड कम, एक्स्ट्रा फोर्स आ चुकी थी, मंगल पांडे को चारों ओर से घेर लिया गया था। जब कोई होप नहीं थी, जब मंगल पांडे को ये क्लियर हो गया कि उन्हें मार दिया जाएगा, तो उन्होंने अपनी छाती से बंदूक लगाई और फायर करके अपने आप को गोली मार ली। बाय दिस टाइम फोर्स हैड कम and encircled Mangal Pandey. Having no hope, he fired himself on his chest by pressing the trigger by his foot. तो अपने पाँव की उंगलियों से उन्होंने जो गन थी उनके पास उसको चलाया और अपनी छाती पर उन्होंने गोली मार ली। हालांकि उनको पकड़ लिया गया, मरने नहीं दिया गया, वो रिकवर भी हो गए और उनके ऊपर ट्रायल भी चला, करीब 1 हफ्ते तक का ट्रायल चला उनके ऊपर और सज़ा सुनाई गई। 18 अप्रैल 1857 का दिन मुकर्रर किया गया उन्हें फांसी देने के लिए। जमादार ईश्वरी प्रसाद, जिन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना किया था, उन्हें भी 21 अप्रैल को फांसी दे दी गई। तो 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, ईश्वरी प्रसाद को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। शेख पलटू, जिन्होंने लेफ्टिनेंट बाग का साथ दिया था, मंगल पांडे को कैप्चर करने में मदद की थी, उसको प्रमोट किया गया और हवलदार बनाया गया।
34th नेटिव इन्फेंट्री इस विद्रोह के बाद डिसबैंडन कर दी गई और एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया गया और उसकी तारीख थी 6 मई 1857। तो ये मंगल पांडे की स्टोरी थी। यहाँ से असंतोष जारी हुआ था, यहाँ से असंतोष शुरू हुआ था। जब मंगल पांडे को फांसी दी गई उस समय ही सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने जो कि अंग्रेजी शासन के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मंगल पांडे की मौत का बदला लिया जाएगा और उनकी शहादत, उनकी जो उन्होंने जान दी है देश के लिए, इसको बेकार नहीं जाने देंगे। और उसके बाद ही शुरू हुई प्लानिंग। इस प्लानिंग में करीब 1 महीने का समय लगा। बहुत सारी अलग अलग टुकड़ियों के सैनिक साथ में आए। कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने किया और इस तरह से उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ 10 मई 1857 को इस लड़ाई का आगाज कर दिया। तो आउटब्रेक कैसे शुरू हुआ? आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे द सिपॉयज वांटेड टू टेक रिवेंज, बदला लेना चाहते थे मंगल पांडे की मौत का, एंड ऑल्सो वांटेड टू मेक द इंडियन लैंड फ्री ऑफ यूरोपियंस। और दूसरी चीज क्या थी? जो बड़ा कॉज था, ये बदला लेना तो ठीक है, वो एक सेकेंडरी कॉज था, लेकिन जो प्राइमरी कॉज था वो ये था कि भारत की ज़मीन को, भारत जो इनका अपना लैंड है, मदरलैंड है, मातृभूमि है, इसको यूरोपियंस से आज़ाद करवाना है। ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक द इंडियन लैंड फ्री ऑफ यूरोपियंस। तो ये रिबेलियन जो है वो 10 मई 1857 को चालू हुआ एक सिपाही विद्रोह के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ अ सिपाही म्यूटिनी इन द गैरिसन टाउन ऑफ मेरठ। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? गैरिसन टाउन ऑफ मेरठ से। तारीख है 10 मई 1857, जगह है गैरिसन टाउन ऑफ मेरठ। ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंफॉर्मेशन आपस में पास की गई, आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट किया गया, वो फूड मटेरियल पे किया गया। इस बीच में एक चपाती मूवमेंट भी हुआ है। चपाती मूवमेंट की एग्जैक्ट डेट जो है वो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, लेकिन लगभग यही डेट है। कुछ इतिहासकार इसे फरवरी में भी बताते हैं, कुछ इतिहासकार इसे अप्रैल बताते हैं। तो लेकिन अप्रैल है, फरवरी है, जो भी है, समय इसी समय का है। और वो चपाती मूवमेंट जो था वो एक, हालांकि वो बहुत ज़्यादा प्रूवन मूवमेंट नहीं है कि हाँ सही में ऐसा मूवमेंट कुछ हुआ था या ऑर्गेनाइज था, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इस बात का संदेह था कि रोटियों पर लिखकर इंफॉर्मेशन पास की जा रही है। तो कम्युनिकेशन का जरिया जो है वो रोटियां भी बनी थी, तो इसे चपाती मूवमेंट कहते हैं। चपाती मूवमेंट के बारे में और जानकारी हम लोग किसी और अपने लेसन में जरूर लेंगे। 10 मई को जब स्टार्ट हुआ ये जो रिबेलियन है, तो उसी दिन सेम डे दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था भारत के इतिहास में कि 10 मई 1857 को जंगे ऐलान के साथ ही दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद दूसरा मूव क्या था? जो विद्रोही सैनिक थे हमारे, उन्होंने बहादुर शाह जफर से जाके बात की और उन्होंने कहा कि आप हमारे नेता बनना स्वीकार कर लीजिए। बहादुर शाह जफर पहले तो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं तो बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरी तो कोई प्रभाव ही नहीं है, मैं तो अंग्रेज़ों के पेंशन पे हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारे संशय थे उनके दिमाग में। लेकिन उनको कन्विंस किया गया, उनको म्यूटिनियस ने कन्विंस किया कि नहीं, आप ही हमारे लीडर बने, क्योंकि पूरे देश को यूनाइट रखने में अभी मुग़ल जो सम्राट हैं उनसे ज़्यादा एबल कोई नहीं है इस वक्त। तो बहादुर शाह जफर मान गए और बहादुर शाह जफर ने अपने बेटे मिर्ज़ा मुग़ल को उन्होंने चीफ कमांडर बनाया। तो मिर्ज़ा मुग़ल जो है वो चीफ कमांडर के रूप में नियुक्त किए गए बहादुर शाह जफर के द्वारा। हालांकि मिर्ज़ा मुग़ल जो है इनकी कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, तो ये बहुत ही जल्दी रिजेक्ट कर दिए गए, क्योंकि इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, तो उनका जो रणनीति था वो कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। तो बहुत ही जल्दी वो विद्रोहियों द्वारा, विद्रोही सैनिकों के द्वारा ही रिजेक्ट कर दिए गए। बाद में फिर बख्त खान आए जिन्होंने इस पूरी रणनीति को संभाला और उन्होंने अच्छी रणनीति बनाई बाद में। तो बहादुर शाह जफर को दिल्ली जीतने के बाद, 10 मई को जो दिल्ली जीती थी, उसके बाद जो भारतीय विद्रोही सैनिक थे उन्होंने भारत का सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह जफर वॉज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान।
तो रिबल्स ने अवध, कानपुर और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस यानी हरियाणा पंजाब का जो इलाका था, मैक्सिमम इलाका, ये सारे जो थे वो उन्होंने कैप्चर कर लिए। तो बहुत सारा इलाका अंग्रेजों से मुक्त करवा दिया गया। या ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेज नहीं थी, हालांकि ये मैक्सिमम लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, लेकिन ये लड़ाई पूरे यूरोपियंस के खिलाफ थी। भारत की भूमि को, मातृभूमि को पूरे यूरोपियंस से मुक्त कराने का ऑब्जेक्टिव था। तो रिबेलियन जो है वो झांसी और अवध में बड़ा हुआ। झांसी और अवध में दोनों में हड़प नीति के तहत इन राज्यों को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। यहाँ पे जो लड़ाई थी वो थोड़े बड़े स्तर पे गई। बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन दोनों ने लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया और ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहे। ये थोड़ा बहुत जो भी इन्होंने काम किया वो अंग्रेजों की तरफ से ही किया, भारत की कोई इन्होंने सहायता नहीं की। पंजाब में सिख समुदाय ने अंग्रेजों का, सिख राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और वहाँ पे विद्रोही सैनिकों को काबू करने में उन्होंने महती भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजों को फोर्स और सप्लाईज और धन, इन सभी चीज़ों से मदद की। जो कुछ बड़े प्रेसिडेंसीज थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन्होंने अंग्रेजों का ज़्यादा साथ दिया, उनके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 21 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो कि एक्टिव सपोर्ट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को। कुछ राजपूत्स भी थे जो कि अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि अधिकतर जो राजपूत राजा थे वो इसमें या तो न्यूट्रल रहे या तो वो अंग्रेजों का ही साथ दिया उन्होंने। तो बहुत कम राजपूत राजा भी, बहुत कम सिख राजा भी और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जिनके बारे में हम लोग देख ही चुके हैं, वो अंग्रेजों के साथ रहे। ब्रिटिश लोग जो थे, जब ये म्यूटिनी स्टार्ट हुई तो उन्होंने अपनी सेनाओं को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया, क्योंकि ये जो विद्रोह था ये अचानक से कई जगहों से पनपता हुआ इनको दिख रहा था और एक साथ कई जगहों पे एक ही दिन में कई जगह विद्रोह हो रहे थे। और विद्रोह जो थे वो प्लान्ड तरीके से हो रहे थे, जिसमें अंग्रेज अफसरों को मार दिया जा रहा था, बंधक बनाया जा रहा था। तो ये जो, और उनके पास ऐसा भी नहीं थे कि हथियार विहीन थे, तलवारों से सिर्फ लड़ रहे थे, उनके पास हथियार हालांकि इन्फीरियर थे लेकिन थे। तो अंग्रेज़ों को बहुत कुछ सोचना पड़ गया, इसमें पूरी अपनी सेनाओं को रीऑर्गेनाइज करना पड़ गया। यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जनरल पीपल, जो नॉर्मल पब्लिक थी, उन्होंने सिपाही विद्रोहियों का साथ दिया, यानी भारत को मुक्त कराने के लिए उन्होंने सैनिकों का साथ दिया, राजाओं का साथ नहीं दिया। बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी गवर्नमेंट में काम करते थे, उनकी नौकरी करते थे, उन्होंने नौकरियां छोड़ी और लोकल लेवल पे, गांव-गांव में, शहर-शहर में जो लोकल पब्लिक थी, उन्होंने विद्रोहियों का बहुत साथ दिया। लेकिन फिर भी ये जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था ये फेलियर हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा होगी जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग पहले देखते हैं कि कॉजेज़ क्या थे, मेन कॉजेज़ क्या थे, मेन कारण क्या थे जिससे ये लड़ाई हुई थी। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ ही क्यों? सबसे पहला और जो तत्कालिक कारण था वो ये था कि पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल मस्केट जो था वो गाय और सुअर की चर्बी से युक्त था और इसी वजह से हिंदू मुस्लिमों को लगा कि ये जो क्रिश्चियंस हैं ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये इसका तत्कालिक कारण था। लेकिन इसके सिवा भी बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज़ों के प्रति, या पूरी तरह से बोलें तो जो यूरोपियंस थे उनके प्रति गुस्सा था। वो कौन कौन से कारण थे? ऑपरेशन ऑफ सती, सती प्रथा को समाप्त करना, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में जो रिसेंटली आया था, जिसमें विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार दिया गया था। समाज के कुछ वर्ग में, जो ऑर्थोडॉक्स वर्ग था, जो पुराने ख्यालात के लोग थे, उनमें इस चीज़ को लेकर गुस्सा था। मुस्लिम एम्परर्स जो थे
उनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। अंग्रेज़ों ने उनको पेंशन पे रखा हुआ था और उन्हें अपना एक तरह से गुलाम जैसा बना के रखा हुआ था। उनकी सारे अधिकार छीन लिए थे, उनके जो भी अधिकार थे वो अपने महल के अंदर ही थे। तो इसलिए जो पुअर कंडीशन थी मुस्लिम एम्परर्स, इसका भी एक गुस्सा लोगों में था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा गुस्सा था, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए उस समय भारत एक बहुत ही समृद्ध देश था। यहाँ पे बहुत धन था, यहाँ पे बहुत बिजनेस था, यहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल थे। सोने की चिड़िया, हालांकि सोने की चिड़िया सोने की चिड़िया जैसी कंडीशन थी वो अब ऐसा बिल्कुल सभी इतिहासकार एक मत नहीं है कि ये जब अंग्रेज आए उसी टाइम पे थी या उससे पहले की थी, क्योंकि भारत को बाहरी आक्रमणकर्ता लूटने का काम बहुत इससे काफ़ी पहले, इससे 1000 साल से भी ज़्यादा पहले से ही करते रहे हैं। तो सोने की चिड़िया उस समय तो बिल्कुल परफेक्टली नहीं बोल सकते कि जब अंग्रेज आए तो उस समय सोने की चिड़िया ही था भारत, लेकिन फिर भी एक बहुत ही समृद्ध प्लेस थी जहाँ से बहुत सारा धन धान्य ये सब सारी चीज़ें लूट के अंग्रेज ले गए। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोगों में ब्रिटिशर्स और दूसरे यूरोपियंस के प्रति गुस्सा था। सब्सिडरी अलायंस के बारे में हम लोग हालांकि बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे अपने किसी दूसरे लेसन में। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया एक ऐसा नियम था, एक ऐसा अलायंस नियम था, सहायक संधि इसको बोलते हैं हिंदी में, जो कि 1798 में बना। और ये जो संधि हुआ करती थी, इसमें ऐसा होता था कि किसी भी राजा को जाके ये कहते थे कि आपके चूंकि बगल वाला राजा आपसे ज़्यादा मजबूत है, आपके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। पहले उसको ब्रेन वॉश किया जाता था कि आप कमज़ोर हैं, आपका साथ हम देंगे, तो हम आपकी सेनाओं को ट्रेनिंग देंगे, हम आपकी सेनाओं को हथियार देंगे, इसके बदले में आप हमें थोड़ा पैसा दे देना। राजा नॉर्मली तैयार हो जाते थे इस चीज़ के लिए। जब ऐसा हो जाता था तो वो उसी राज्य के अंदर एक छावनी की डिमांड कर देते थे कि हमें छावनी भी बनाने की इजाज़त दे दें तो आपका फ़ायदा है। तो राजा उन्हें छावनी भी बनाने की इजाज़त दे देते थे। फिर उसके बाद क्या होता था, अंग्रेजी जो सेना थी वो उनके राज्य में ही डेरा जमा लेती थी। अब कोई भी राजा अपनी सेनाओं को ही यदि किसी अन्य कंपनी के हवाले कर देगी तो 100% वो उनका गुलाम बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और यही चीज़ अंग्रेज करते थे, उनकी सेनाओं को ही अपने अंडर में ले लेते थे और उनकी सुरक्षा का पूरा काम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वो राजा बोलने लायक ही नहीं रह जाता था और धीरे धीरे वर्चुअली वो उनका गुलाम बन जाता था। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया एक अलायंस था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि हड़प नीति जिसको कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े गुस्से का कारण था, जिसके अंदर बहुत सारे जो राज्य थे उनको अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया था। ये लॉर्ड डलहौजी लाए थे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत होता ये था कि जो राजा मर गए या किसी कारणवश उन्होंने राज्य गद्दी छोड़ दी है, उनका यदि सीधा वारिस नहीं है तो वो राज्य अंग्रेज़ों के अधीन आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अजीब सा एक डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति कहते हैं इसको। तो इसके तहत इन्होंने बहुत सारे राज्य हड़प लिए थे। ये अवध और झांसी ये इसी का परिणाम थे। ये इसी तरह से अंग्रेज़ों ने अपने पास लेने की, अपने गुलाम बनाने की कोशिश की थी इनको। क्रिश्चियन मिशनरीज़ का इन्फ्लुएंस बढ़ना या फिर डेलिबरेटली बढ़ाना, शासन द्वारा उनको सहायता करना कि वो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाएं, ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से आम पब्लिक भी विद्रोहियों के साथ थी। सैनिकों में एक बात का गुस्सा ये भी था, पहले से था, कि सिर्फ ब्रिटिश लोगों को ही मिलिट्री सर्विसेज में हायर पोस्ट पे लाया जाता था। जो इंडियन लोग थे वो सिपाही हवलदार बन के ही रह जाते थे, इससे ऊपर कभी नहीं पहुंच पाते थे। जबकि जो ब्रिटिश होते थे वो ऊपर की पोस्ट ऑक्यूपाई करते थे। तो लोगों के अंदर या सैनिकों के अंदर इसका गुस्सा था। कुछ और कारण थे जो कि लॉन्ग टर्म कारण थे, यानी हैवी टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो लेना, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स तो बिकते ही नहीं थे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट उगाए जाते थे एग्रीकल्चर में भी या फिर फैक्ट्रीज में भी, ऐसे प्रोडक्ट बनवाए जाते थे जो यूरोपियन मार्केट में बेचने होते थे, बनवाए जाते थे यहाँ पे, फिर अंग्रेज उसको ले जाते थे यूरोपियन मार्केट में बिकवाते थे।
तो इस तरह से भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन उस रिसोर्स से जो पैसा मिला, जो उसका बदले में जो कुछ भी मिला, वो भारत के लोगों तक नहीं पहुंचता था। तो गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बन गया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो तो बिल्कुल काफ़ी रसातल तक चला गया था, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री हुआ करती थी, उसको अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया था। और जो छोटे मोटे कारीगर थे वो अंग्रेज़ों के कहने पर ही, अंग्रेजी दिशा निर्देश पर ही कार्य करने लग गए थे। ये लड़ाई कहाँ कहाँ पे हुई, इसके प्रमुख सेंटर्स कौन कौन थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रमुख सेंटर है लखनऊ। उस समय अवध का कैपिटल हुआ करता था। उस समय बेगम हजरत महल, जो कि वाजिद अली शाह जो समय राजा हुआ करते थे, उनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह का कोई डायरेक्ट वारिस नहीं था। इस वजह से अंग्रेजों ने अवध को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की थी, अंग्रेजी राज्य में मिलाने की कोशिश की थी। बेगम हजरत महल ने इस चीज़ को अपोज किया और उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो लखनऊ वॉज द कैपिटल ऑफ अवध। बेगम हजरत महल, शी वॉज द वाइफ ऑफ वाजिद अली शाह हु एक्साइल टू कैलकाता, जो कैलकाता चले गए थे, भाग गए थे एक्चुअली। तो बेगम हजरत महल ने लीडरशिप अपने पास ले ली और व्हेन द ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड लखनऊ शी एस्केप टू नेपाल। तो लखनऊ में लड़ाई हुई अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन अंत में अंग्रेज़ों की जीत हुई और बेगम हजरत महल जो थी वो नेपाल चली गई और नेपाल के महाराजा की शरण में रहीं। और ऐसा माना जाता है कि 1879 में काठमांडू में नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो प्रमुख स्थान था जहाँ पे ये लड़ाई हुई वो था कानपुर। कानपुर में नाना साहिब, जो कि उस समय वहाँ के घोषित राजा थे, पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, उनको अंग्रेज़ों ने पेंशन देने से मना कर दिया था और उनको राजा मानने से ही मना कर दिया था। तो उन्होंने कानपुर में अपने पास लीडरशिप ली और उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया। कानपुर पे हालांकि अंग्रेज़ों ने हमला करके उसको कैप्चर कर लिया, लेकिन वहाँ पे जो लड़ाई हुई वो काफ़ी खूनी लड़ाई मानी जाती है। वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग भी मारे गए जो कि सैनिक नहीं थे, आम लोगों को भी मारा गया। नाना साहिब बाद में 1906 में उनकी मृत्यु हो गई। वो उस समय जब अंग्रेज़ों से हार गए तो इसके बाद वो भाग गए और माना जाता है कि वो भी नेपाल ही भागे थे और वहाँ पे उनकी 1906 में मृत्यु हो गई। नाना साहब को धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है। उनके कमांडर तात्या टोपे, वो लड़ाई उन्होंने जारी रखी और बाद में वो झांसी की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी लड़े। तात्या टोपे को 1859 में शिवपुरी में हैंग कर दिया गया था, उनको फांसी की सजा दी गई थी। अगला जो प्रमुख प्लेस था इस लड़ाई का वो था झांसी। तो झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार एनेक्स किया गया था, अंग्रेजी शासन में मिलाया गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई, जिनका असली नाम मणिकर्णिका तांबे या फिर बचपन का नाम मनु था, उन्होंने अपनी झांसी अंग्रेजों को देने से मना किया। अब झांसी जब उन्होंने देने से मना किया तो अंग्रेजों ने इसको मिलिट्री कार्रवाई के तहत लेना चाहा। हालांकि बहुत ही आसानी से रानी लक्ष्मीबाई मानी नहीं और उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने जान भी दी। पहले तो इनिशियली वो सक्सेसफुल रही अंग्रेज़ों के खिलाफ। उन्होंने जो छोटे मोटे कैंपेन्स थे वो अंग्रेज़ों के विफल किए, लेकिन जब अंग्रेज एक अच्छे तादाद में, एक अच्छी तैयारी के साथ आए तो रानी लक्ष्मीबाई को हार का सामना करना पड़ा। तात्या टोपे इनके साथ ज्वाइन हुए थे। तात्या टोपे जो कि नाना साहब के साथ थे पहले, बाद में इनके साथ आए, तो इनके साथ ज्वाइन करके उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया। इन दोनों ने मिलकर ग्वालियर में सिंधियाज़ को वहाँ से हटा दिया। तो सिंधिया को वहाँ से हटाते हुए, सिंधियाज़ जो थे वो ब्रिटिश अलाई थे, उनको हरा के और ग्वालियर को इन्होंने कैप्चर किया। हालांकि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और जो फाइनल वार हुआ, जो आखिरी लड़ाई हुई, वहाँ पे ग्वालियर को अंग्रेज़ों ने रिकैप्चर किया, वापस ले लिया और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बैटलफील्ड में, युद्ध क्षेत्र में ही उनको वीरगति की प्राप्ति हुई। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, अगला जो इम्पोर्टेंट प्लेस था इस लड़ाई का, वो था बिहार।
तो बिहार में जो लीडर थे इस लड़ाई में वो थे राजा कुंवर सिंह। ये उज्जैनिया राजपूत थे जगदीशपुर के। तो जगदीशपुर के महाराज राजा कुंवर सिंह, इन्होंने बिहार में इस लड़ाई को लीडरशिप इस लड़ाई की निभाई थी। जब ये लड़ाई उन्होंने शुरू की 1857 में, तो उनकी उम्र 80 वर्ष की हो चुकी थी। तो ये सबसे ज़्यादा उम्र के विद्रोही कहे गए, सबसे वृद्ध, सबसे ज्येष्ठ, उम्र में सबसे बड़े विद्रोही थे ये राजा कुंवर सिंह। तो उन्होंने गुरिल्ला वार करना शुरू किया। तो उन्होंने, अब चूंकि 80 साल के भी थे, उनके पास समय भी कम था और उनके पास हथियार वगैरह ये सब भी खैर उतने ज़्यादा नहीं थे, इनके पास सेनाएं भी कम थी। तो उन्होंने फिर भी गुरिल्ला वार टैक्टिक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आरा कैप्चर किया और आरा से उन्होंने सारे वहाँ पे जितने भी यूरोपियंस थे सबको उन्होंने मार दिया। एक कहानी इनके बारे में बहुत फेमस है कि वो अपनी सेना के साथ नाव पर, कई नावों में अपनी सेना को गंगा पार करवा रहे थे और ये खुद भी उस समय गंगा के बीच में थे, नाव पे थे। बहुत सारे नाव थी जिससे ये लोग गंगा पार कर रहे थे। वहाँ पे अंग्रेज़ों ने धावा बोला। अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था कि सो एंड सो टाइम पर नाव से ये गंगा नदी को पार करेंगे। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों ने उन पर हमला किया। तो इनके राइट हैंड में बुलेट लगी, गोली लगी। द बुलेट हिट हिज राइट हैंड। अब ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना हाथ काट कर गंगा को चढ़ा दिया, गंगा को ऑफर कर दिया देश के नाम पर। गंगा माता को उन्होंने अपना हाथ चढ़ा दिया। हालांकि बाद में वो कैप्चर भी कर लिए गए, लेकिन ये जो स्टोरी है इनकी अपना हाथ चढ़ाने वाली, ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही श्रद्धा से इस स्टोरी को बताया जाता है। उन्होंने आजमगढ़ को भी कुछ समय के लिए अपने पास, 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए अपने पास रखा था, लेकिन बाद में वो भी रिकैप्चर कर लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी उम्र ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, अपना हाथ भी उन्होंने काट दिया था और उनको गुरिल्ला वार टैक्टिक्स जो थी इनकी, उसमें कई बार इनको चोटें भी आई थी। तो उनकी मृत्यु जो है वो 1858 में हो गई। तो ये प्रमुख स्थान थे जहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई थी। अब हम लोग जानते हैं, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि ये लड़ाई अनसक्सेसफुल क्यों हुई, क्यों ये फेलियर हो गया। कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये फेलियर ही क्यों हो गया, इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कारण देख लेते हैं। पहला तो ये लिमिटेड अपराइजिंग था, यानी कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित रहने वाला विद्रोह था। दिस रिवोल्ट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू नॉर्थ इंडिया ओनली, सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रहा। इसको वेस्टर्न इंडिया से या फिर सदर्न इंडिया से कोई सहयोग नहीं मिला। वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स वर न्यूट्रल और सपोर्टेड द ब्रिटिश। या तो वो न्यूट्रल रहे, वहाँ दुनिया भर के प्रिंसली स्टेट्स थे। अब कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो या तो न्यूट्रल रहे और कुछ जो थे वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते रहे। तो विद्रोहियों को, जो हमारे विद्रोही थे, उनको सपोर्ट नहीं मिला। इसीलिए कुछ इतिहासकार इसके जो ऑल इंडिया स्ट्रगल के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। इसको इंडियन इंडिपेंडेंस का वार बोलते ही नहीं है, इसको सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कुछ सिपाहियों का विद्रोह माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरा इंडिया इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। इस पूरी लड़ाई में सारे इंडियंस एक मत से लड़े ही नहीं, बहुत सारे राज्य, या फिर मैं बोलूँ तो अधिकतर जो क्षेत्र था भारत का, वो इस लड़ाई में या तो न्यूट्रल रहा या तो अंग्रेज़ों का साथ देता रहा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉज था जिसकी वजह से ये लड़ाई फेल हो गई, हालांकि इसको पूरी तरह से फेल कहना भी देखिए थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया। तो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो बिंदु है कॉजेज़ में, वो ये था, कॉजेज़ ऑफ द फेलियर में, वो ये था कि नो इफेक्टिव लीडर्स नहीं थे, नो इफेक्टिव लीडर्स। भारत के पास बहुत ही अच्छे लीडर्स की कमी थी। तो 2 पॉइंट हो गए थे, छोटे छोटे बहुत सारे लीडर्स हो गए थे, और दूसरी चीज़ ये थी कि जो लीडर्स थे वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए, वो खड़े नहीं हो पाए या फिर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अब रिबल्स ने बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया था, जो कि सिर्फ नाम मात्र के लीडर थे,
हालांकि बहादुर शाह जफर ने पहले ही इस चीज़ के लिए चेता दिया था, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो रिसोर्सेज के अभाव में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उनको लीडर बनाया गया था। तो बहादुर शाह जफर सिर्फ नेम सेक के लीडर थे, कोई सेंट्रल लीडरशिप थी ही नहीं जिसको सारे लोग रिपोर्ट करें, तो सारे लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ पे। हालांकि कुछ बड़े योद्धा इसमें शामिल जरूर थे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे वगैरह, लेकिन ये पूरे के पूरे विद्रोह को एक साथ एक सूत्र में पिरोने में नाकामयाब रहे। दे कुड नॉट यूनाइट द होल रिबिलियन एंड द रिबिलियन कंटिन्यूड टू रन इन पार्ट्स। तो अलग अलग पार्ट में ये रिबिलियन चलता रहा। अगला जो फेलियर का कारण था वो ये था कि लिमिटेड रिसोर्सेज। रिबल्स के पास वेपन्स थे, इन्फीरियर थे, एक तो वो बड़े अधिकारी नहीं हुआ करते थे, तो उनके पास जो वेपन्स थे वो वही थे, सिपाहियों वाले वेपन्स उनको दिए गए थे। उसके बाद नो सप्लाई ऑफ राशन भी था, नो हेल्प फ्रॉम अदर्स भी था। उनके पास खाने पीने की कमी कुछ दिन बाद होने वाली थी और वो हुई। उनके पास अपने हथियारों के लिए कारतूसों की कमी होने वाली थी, वो उनके साथ हुई। किसी को चोट लग जाए तो उनको जो मेडिसिन फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो उनको टाइम पे नहीं मिल पा रही थी, समय पे खाना नहीं मिल पाता, उनको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में उनको समस्या थी। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज वाली समस्या थी ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी और धीरे धीरे ये जो कारण था इसकी वजह से ये लड़ाई स्वतः ही समाप्त होती दिखी कुछ समय के बाद, करीब 1.5 साल के बाद। नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल एंड हायर क्लास, ये एक बहुत सैड कंडीशन थी कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास और हायर क्लास था उसने इस लड़ाई में साथ नहीं दिया लोगों का, उसने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। द इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड हायर क्लास, अंग्रेजी पढ़े लिखे, अंग्रेजों के साथ में रहने वाले, अंग्रेज़ों से मिलजुल के रहने वाले जो लोग थे, मिडिल क्लास और हायर क्लास, जिसमें कि मर्चेंट्स आते थे, व्यापारी लोग, ज़मींदार लोग आते थे, डिड नॉट सपोर्ट रिबिलियंस, इन्होंने रिबिलियंस को सपोर्ट नहीं किया बल्कि इन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? टू सप्रेस द रिवोल्ट, रादर दे सपोर्टेड द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवोल्ट। अब इस लड़ाई के रिजल्ट्स क्या रहे? ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा वार था, बहुत बड़ी चीज़ थी। अब इसके रिजल्ट, परिणाम पे आते हैं हम लोग। ये पूरी तरह से फेलियर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आगे जो रास्ते ओपन करने वाली चीज़ थी वो इसी लड़ाई से हुई थी। लोगों के मन में ये विश्वास जागा कि हाँ यूरोपियंस को हराया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले, मंगल पांडे से पहले किसी व्यक्ति ने शायद इस लेवल तक जाने की सोची भी नहीं होगी। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि यूरोपियंस एक दिन जाएंगे, बल्कि यूरोपियंस को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया था। न सिर्फ आम लोग बल्कि राजा महाराजाओं ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उनकी यही नियति है, अंग्रेज़ों की गुलामी ही करना है। लेकिन इस लड़ाई के बाद लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यदि कोशिश की जाए तो यूरोपियंस को यहाँ से भगाया जा सकता है, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराया जा सकता है, अपने संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सबसे पहला जो रिमार्केबल रिजल्ट था वो यही था कि कंपनी का रूल समाप्त हुआ, क्राउन का रोल शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1857 के विद्रोह के बाद भारत में शासन करने वाली नहीं रह गई। शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। ये एक बहुत बड़ा रिमार्केबल चेंज था। अंग्रेज़ों की नीति में एक बहुत बड़ा चेंज आया जब उन्होंने कंपनी रूल समाप्त किया और क्राउन रूल चालू किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी भी भूलना नहीं है। तो सबसे मेन रिजल्ट यही रहा कि दिस रिवोल्ट मार्क्ड द एंड ऑफ कंपनीज रूल इन इंडिया। India now came under the British Crown directly. This was announced by Lord Canning in Allahabad on 1st November 1858. तो 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग ने की थी। अभी कुछ समय पहले इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि 1 नवंबर की कहानी आपको आगे पता चलेगी। 1 नवंबर की कहानी अब सामने आई है। 1 नवंबर को चूंकि लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा की थी कि कंपनी रूल समाप्त हो गया है और क्राउन रूल चालू हो गया है, इसलिए 1 नवंबर 1858 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का समाप्ति माना जाता है। 1 नवंबर 1858।
तो इस प्रकार से फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, समाप्त हुआ 1 नवंबर 1858 को। और इस प्रकार से होल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द नेम ऑफ क्वीन। अब भारत में जो नीतियां बनाने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया ऑन द नेम ऑफ क्वीन। तो इसी को बोलते हैं क्राउन रूल का शुरू होना। गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था उसे वाइस रॉय के ऑफिस में चेंज कर दिया गया और गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे अब वाइस रॉय कहलाने लगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, जिसके तहत झांसी, सतारा, अवध ऐसे जो जगह जो राज्य थे उनको ब्रिटिश ने अपने राज्य में मिलाया था, ये हड़प नीति को समाप्त किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये फोर्स में आया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसी युद्ध के बाद फोर्स में आया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि दिस रिवोल्ट ओपनड द डोर्स फॉर फ्यूचर स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे भी स्ट्रगल हो सके इसके लिए दरवाजे इसी युद्ध से, इसी स्ट्रगल से, इसी विद्रोह से खुले थे। सप्रेशन ऑफ द म्यूटिनी जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस लड़ाई को सप्रेस करने वाले कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पे ये लड़ाई किस किस के द्वारा सप्रेस की गई, दबाई गई। दिल्ली की जो लड़ाई थी वो जॉन निकलसन और हडसन, इन दोनों मिलिट्री जनरल्स ने मिलके दिल्ली का विद्रोह दबा दिया, उसे समाप्त कर दिया। कानपुर में कैम्बल और हैवलॉक, ये कानपुर की लड़ाई के बारे में और नाना साहब के बारे में हम लोग अलग से जानेंगे अपने किसी दूसरे लेक्चर में। ये भी हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक होगा क्योंकि नाना साहब और रानी झांसी ये दोनों लड़ाइयाँ जो थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाइयों में से एक है, हमारे इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं। तो कानपुर में कैम्बल और हैवलॉक ने मिलके विद्रोह को दबाया। लखनऊ में भी हैवलॉक गए थे, वहाँ पे आउटराम जेम्स नील वहाँ पे गए थे जो कि बहुत ही एबल मिलिट्री जनरल माने जाते थे, और कैम्बल भी तो वहाँ पे थे। तो ये लखनऊ में हो गए हैवलॉक, आउटराम, जेम्स नील, कैम्बल। झांसी में ह्यूज रोज का नाम तो हम बिल्कुल जानते हैं, झांसी की रानी कविता में भी ह्यूज रोज का नाम आता है। ह्यूज रोज ही वो जनरल थे जिन्होंने फाइनल बैटल लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति मिली थी। बनारस में जो विद्रोह हुआ उसको जेम्स नील ने दबाया था। इस लड़ाई में भारत की तरफ से बहुत बड़े बड़े योद्धा लड़े जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की ताकि भारत को मुक्त कराया जा सके, अंग्रेज़ों से मुक्त कराया जा सके, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को ज़िंदा रखा जा सके, यहाँ के लोग अपने तरीके से फ्रीडम के साथ जी सकें। तो इन्होंने जान दी है देश के लिए, इनको बड़ी श्रद्धा के साथ हम याद रखते हैं। अब देख लेते हैं कि इनका फेट क्या था, इनका बाद में क्या हुआ, इस लड़ाई के बाद इनके साथ क्या हुआ। बहादुर शाह जफर जो कि घोषित लीडर थे, जो कि भारत के सम्राट घोषित किए गए थे इस विद्रोह में, उनको रंगून डिपोर्ट किया गया, उनको कैप्चर किया गया, उनको पकड़ लिया गया, रंगून ले जाया गया। वहाँ पे इनके ऊपर जुल्म किए गए, इनके ऊपर हालांकि दिखाने के लिए मुकदमा भी किया गया और मुकदमे का फैसला भी आया, और इनको वहाँ पे 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी उम्र भी हालांकि काफ़ी हो चुकी थी, 1862 में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनके बेटों को गोली मारकर समाप्त कर दिया गया। नाना साहब पेशवा और बेगम हजरत महल ये दोनों नेपाल चले गए और दोनों की नेपाल में ही मृत्यु हुई। नाना साहब पेशवा और बेगम हजरत महल दोनों एस्केप टू नेपाल और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में इनको वीरगति की प्राप्ति हुई। तात्या टोपे इनको एग्जीक्यूट किया गया, पहले कैप्चर किया गया, बंदी बनाया गया, मुकदमा चलाया गया और 1859 में शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये मुख्य मुख्य जो पर्सनैलिटीज़ थे उनके फेट था। ये था कहानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो हमारा जो स्वतंत्रता का पहला संग्राम था हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग जितनी बारीकी से जानेंगे उतना ही अच्छा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसकी बारीकी के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होगा। न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बल्कि इसको नॉर्मल ज्ञान के रूप में भी हम लोगों को जानना ही बहुत ही आवश्यक है। इस लेसन के बारे में यदि आपके कोई डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेसन में एक बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।